भारतीय दंड संहिता में एक शब्द आया करता था एडल्ट्री, और एडल्ट्री को ऑफेंस बना दिया गया था, और उसमें एक व्यवस्था थी कि अगर पति की सहमति से एडल्ट्री कमिट की जाए तो एडल्ट्री नहीं होगी। यद्यपि आज वो असंवैधानिक है, लेकिन उसके पीछे का जो रीजन है वो एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत कारण है उसका। और जब आप डिटेल में उस केस को पढ़ेंगे तो वो जो व्यवस्था मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा वो व्यवस्था आपके सामने आएगी। ये भारतीय परंपरा में एडल्ट्री आवश्यकता थी, मैं ये कहूंगा आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि जब पति को अपने वंश को चलाना होता था, किसी पुरुष को अपने वंश को चलाना होता था, और वो पुरुष संतानोत्पत्ति के योग्य नहीं होता था, वंश चलाना है, संतानोत्पत्ति के योग्य नहीं है। अगर स्त्री संतानोत्पत्ति के योग्य नहीं है तो क्या होता था कि पुरुष दूसरा विवाह कर लेता था, उससे भी संतान नहीं उत्पन्न हुआ तो तीसरा विवाह कर लेता था, उससे भी संतान उत्पन्न नहीं हुई तो चौथा विवाह कर लेता था। कब तक विवाह करोगे? क्या चारों स्त्रियां संतान उत्पत्ति के अयोग्य हैं? ऐसा तो नहीं होता था। इसका मतलब यह हुआ कि वो पुरुष संतान उत्पत्ति के अयोग्य है। अब जब पुरुष संतान उत्पत्ति के अयोग्य है तो फिर वंश वृद्धि आगे कैसे चले? तो ऐसी स्थिति में जो पुरुष होता था वो पुरुष किसी दूसरे पर पुरुष को चुनता था, और चुनकर उसको ऑथराइज करता था कि वो उसकी पत्नी के साथ अपने सेक्स रिलेशन डेवलप करे। क्यों करे? क्योंकि उसे वंश वृद्धि के लिए संतान की जरूरत है। और दूसरा पुरुष जो चुना हुआ पुरुष है उसके साथ उसकी पत्नी तब तक रहती थी जब तक कि संतानोत्पत्ति नहीं होती थी, और जैसे ही संतानोत्पत्ति हो जाती थी वैसे ही वो पत्नी उस पुरुष के संबंध से बाहर आ जाती थी और फिर से अपने पूर्व पति के पास आ जाती थी। ऐसी स्थिति में चूंकि पूर्व पति की सहमति से यह कृत्य होता था तो कोई भी अपराध नहीं होता था, लेकिन अगर उसकी सहमति के बिना यह कृत्य किया जाए, इस ऑब्जेक्ट के अलावा अगर यह कृत्य किया जाता था, दैट इज द ऑफेंस। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसा नहीं कि पूर्व समाज में प्रचलन में था, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास मनुस्मृति से आ रहा है, आज से नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि ये पूर्व समाज में प्रचलन में था, ये आज भी प्रचलन में है। परिवर्तन थोड़ा सा हो गया है। क्या हुआ परिवर्तन? कि जब आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर से आप चेक कराते हैं और डॉक्टर कहता है कि पुरुष जो है वो संतानोत्पत्ति के योग्य नहीं है, तो फिर उसके लिए हॉस्पिटल्स खुल गए, और हॉस्पिटल में जाकर उसकी पत्नी एक कृत्रिम तरीके से बाय वे ऑफ मेडिकल सर्जरी किसी दूसरे पुरुष का आप वहां पर चुन सकते हैं। जिस पुरुष से आपको संतान चाहिए उस पुरुष को चुन सकते हैं, वहां पर उसका पूरा डिटेल मिलता है। उस पुरुष के सीमन को प्राप्त करती है और उसके बाद मेडिकली संतान का जन्म होता है। तो ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ एडल्ट्री। जी 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 उसी सैरोगेसी। थोड़ा सा राघवेंद्र जी, सैरोगेसी शब्द थोड़ा दूसरा है, उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। बिल्कुल सैरोगेसी मत कहिए। सैरोगेसी में हमें पुरुष को पत्नी दूसरी लेनी होती है और यहां पर पति दूसरा लिया जा रहा है। तो टेस्ट ट्यूब में दोनों के स्पर्म को फर्टिलाइज करके और फिर पत्नी के
गर्भ में उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इट इज ऑल्सो वही सिस्टम हो गया। और वो जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान किसकी है? उसी पुरुष की जिसकी वो पत्नी है, जबकि बायोलॉजिकल फादर वो पुरुष नहीं है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडल्ट्री। एडल्ट्री का कॉन्सेप्ट हमारे समाज में बहुत पूर्व से प्रचलन में है। जैसे मैंने कहा, मनुस्मृति से प्रचलन में। और अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि महाभारत काल में इस सिस्टम का प्रयोग किया गया, एक नहीं 2 बार। धृतराष्ट्र और पांडव तथा विदुर, धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर, ये तीनों ही अपने उस पिता की संतान नहीं थे जो भरतवंशी थे या जिनके पिता या जिनको पिता कहा जाता है, बल्कि वास्तव में ये जो संतान थे वो व्यास के संतान थे। व्यास को बुलाया गया था और व्यास के संपर्क में आकर, व्यास उस समय के डॉक्टर थे, व्यास के संपर्क में आकर इन तीनों को संतान उत्पत्ति हुई थी। व्यास के प्रभाव में आकर, इतना प्रभाव था व्यास का कि एक पत्नी ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसको जो संतान उत्पत्ति हुई वो धृतराष्ट्र हुई। एक पत्नी पीली पड़ गई तो उसको जो संतान उत्पन्न हुआ वो पांडव हुआ। और एक पत्नी ना पीली पड़ी ना आंखें बंद की, बल्कि इसी वे में उनका सामना किया और उनको संतान उत्पत्ति जो हुई दैट इज द विदुर। लेकिन वो पत्नी नहीं थी, वो तो कोई दासी पुत्र हो गया। एक बार तो इसी प्रथा का, इसी एडल्ट्री के माध्यम से संतान का जन्म हुआ। इसके बाद फिर जब पांडव को श्राप लग गया, पांडव को जब श्राप लग गया, महाभारत में आपने स्टोरी देखी होगी, और यह कहा गया कि जिस समय आप अपनी पत्नी के साथ रिलेशन डेवलप करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने किसी ऋषि को ऐसे रिलेशनशिप डेवलप करते हुए उसको मार दिया था, धोखे से उनका तीर चल गया, श्राप लगा हुआ था। अब ऐसे श्राप की अवस्था में वंश वृद्धि कैसे हो, पांडु की संतान कहां से आए? तो इसके लिए कुंती ने के पास एक शक्ति थी, वो जिसको चाहती थी उनको बुला लेती थी। तो उन्होंने इस शक्ति के माध्यम से विविध विविध देवताओं को बुलाया और 5 पांडवों का जन्म हुआ। इट इज ऑल्सो अ एडल्ट्री सिस्टम। पांडव एडल्ट्रियस रिलेशनशिप से उत्पन्न होने वाली संतान थे। पांडव के पिता एडल्ट्रियस रिलेशनशिप से उत्पन्न होने वाले संतान थे, लेकिन कोई ये कहता नहीं है क्योंकि विधि ने इसको मान्यता प्रदान की थी। इस प्रथा को हम नियोग प्रथा कहते हैं। नियोग प्रथा, इस प्रथा को विवाह से संबंध में, इस प्रथा को जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, दैट इज द नियोग प्रथा। तो कहने का मतलब जो एडल्ट्रियस रिलेशन से उत्पन्न होने वाली संतान थी उनको वैलिडिटी प्राप्त थी, न सिर्फ हमारी सनातन धर्म की जो व्यवस्था है उसमें पूर्व में, बल्कि आज भी कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट था 497 का कि अगर इस प्रयोजन से कोई पुरुष अपनी अपनी वंश वृद्धि के लिए अपनी पत्नी के माध्यम से संतान प्राप्त करना चाहता है तो एडल्ट्री अगर कमिट हो रही है तो उसके लिए उसको कोई दुख नहीं होगा, कोई वो पीड़ित व्यक्ति नहीं होगा क्योंकि उसकी सहमति से हो रही है, और अगर उसकी सहमति के बिना होती है तो फिर अपराध होगा क्योंकि ये विवाह संबंध को तोड़ता है। तो यही नियोग प्रथा कहीं ना कहीं एडल्ट्रियस रिलेशनशिप के जड़ों में हुआ करती थी। आप एक लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट जो भारत में नियोग प्रथा है वहां से निकल कर आता है। हो सकता है आपसे कभी कोई क्वेश्चन पुट अप हो कि लिव इन रिलेशनशिप का आधार
निम्नलिखित में से कौन सी वैवाहिक प्रथा है? तो आपका आंसर होगा नियोग प्रथा। क्योंकि नियोग प्रथा सिर्फ तभी नहीं अपनाई जाती थी, मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि नियोग प्रथा सिर्फ तब नहीं अपनाई जाती थी जब पति संतानोत्पत्ति के योग्य नहीं होता था। कई बार तब भी अपनाई जाती थी जब पति की मृत्यु हो जाती थी, अकाल मृत्यु हो जाती थी और पति की वंश वृद्धि के लिए संतानोत्पत्ति की जरूरत हुआ करती थी।